आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरे होते ही अब दक्षिण सोलापुर मतदार संघ यानी कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जहां पर अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के लगातार तीसरी बार यहां पर बीजेपी ने सुभाष देशमुख को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहां पर महाविकास आघाड़ी से शिवसेना अमर पाटिल इस व्यक्ति को जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारी है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो 25 उम्मीदवारों में ज़्यादातर यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसी की तरह से चुनावी मैदान में जो अपक्ष उम्मीदवार हैं उनकी क्या भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है, क्या वो जनता के सामने अपने मुद्दे लेकर जाने वाले हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं सचिन सोनटके से, जो कि बीआरएस पार्टी से उनका एक अच्छा खासा नाता बताया जा रहा था। जहां पर उन्होंने बीजेपी के कई सरपंच, उप सरपंच, माजी सरपंचों को जो है बीआरएस पार्टी में जोड़ने का काम किया था। लेकिन वो इस बार चुनावी मैदान में जो है अपक्ष से अलमारी चिन्ह लेकर, कपाट यानी कि अलमारी चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में इस बार वे उतरे हैं। उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके सामने आने वाले विधानसभा क्षेत्र में वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न, बीआरएस पार्टी सोलापुर में लाने में आपका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि आप भाजपा के बहुत ही करीबी बताए जा रहे थे। लेकिन भाजपा के बाद आपने जो है बीआरएस पार्टी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में खासकर सोलापुर के देहातों में, गाँव में जाकर जो है वहाँ के सरपंचों को बीआरएस पार्टी में ज्वाइन करने का काम किया था। क्या है उसका जरा विश्लेषण दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हमने विचार किया, मैं बेसिकली आता हूँ फार्मर, हमारा बेस है, मतलब एक किसान के घर से मैं आता हूँ। तो बीआरएस पार्टी जो है उनका नारा था आपकी बार किसान सरकार, और केसीआर साहब ने जो किसानों के बारे में जो सोचा है, जो काम किया है वहाँ पे, उससे प्रभावित होकर हमने बीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद दलित लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया था, दलित बंधु जैसी योजनाएं हैं और काफ़ी सारी योजनाएं थी, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छा काम किया था। देखिए, आदमी की सोच बहुत ज़रूरी रहती है कि वो अपने क्षेत्र में क्या करना चाहता है। डिपेंड ये नहीं करता कि कौन सी राज्य की पार्टी ज्वाइन करना है, उसकी एक भावना लगातार जुड़ी रहती है अपने लोगों के साथ। तो हमारी ये भावना थी कि जो दक्षिण सोलापुर में जो एक्चुअल ओबीसी और बहुजन घटक है, इनको कहीं ना कहीं तो हमें उनको न्याय देना है आगे जाके। तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं उनके लिए। देखो, पॉलिटिक्स तो होता रहता है, राजकारण चलते रहता है, इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बंदे चुन के आते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट अगेंस्ट अपने वोटर्स के किस तरह से रहने वाला है, वो भी हमने एक तरीके से हमने सोचना चाहिए। केसीआर साहब का क्या था कि उन्होंने भारत में सबसे अच्छी मस्जिद बनवाई, अंबेडकर साहब का 125 फीट का उन्होंने स्टैचू भी बनवाया, उसके नीचे उन्होंने स्टैचू के नीचे उन्होंने सबसे बड़ा लाइब्रेरी बनवाया। उसके बाद बालाजी मंदिर से भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने वाला मंदिर भी वहीं पे उन्होंने बनवाया। इन्होंने एक समतोल रखा है समाज के अंदर, और कोई भी 10 सालों में, जब से तेलंगाना सेपरेट हुआ था, तब से एक भी राइट नहीं वहाँ पे। तो देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, ये जब सरकारें बन रही थी, बिगड़ रही थी, अलायंस में थे, फिर अलायंस बिगड़ गया, 5 साल हमने न्यूज़ में या फिर रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में, अभी हम लोग कैसा है कि हम लोग डेली पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी हैं। तो क्या है कि आज ये बंदा यहाँ गया, आज वो बंदा यहाँ गया, हमेशा यहाँ से वहाँ जंप करते हैं पॉलिटिशियंस। उनको लगता है कि जनता हमारे जेब में है, और वो ये सोच के चलते हैं, जनता को वो लोग कंसिडर करते हैं। और सबसे बात, जनता से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिशियन आपको अगर कंसिडर करता है आपको कि आप उनके साथ हो, तो ये आपके लिए बड़ी गंदी बात है। मैं समझो, बात क्या है कि आप लोगों ने सोचना चाहिए कि एक्चुअल बंदा क्या करता है, अपने लिए काम करता है। 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र में लगभग 1400 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये जब न्यूज़ बनी थी सकाल न्यूज़पेपर में, तब हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री फडणवीस साहब वहाँ पे हंसी मजाक में अजय दादा को चिमटे ले रहे थे, फिर जयंत पाटिल शिंदे साहब को चिमटा ले रहे थे। मतलब क्या है कि उनका विधानसभा का जो माहौल था वो हंसी मजाक वाला था, जबकि बहुत सीरियस बात थी। लेकिन उनका बाहर क्या चल रहा है, बाहर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जो है खड्डे वाले रास्तों पे चल रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल है। शोलापुर जैसे ग्राउंड लेवल पे 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, हालांकि महाराष्ट्र से पानी लेके तेलंगाना हर रोज़ पानी दे रहा है, हर रोज़ रेगुलर पानी दे रहे हैं। तो ये बात को ध्यान में न रखते हुए हमने पूरा 5 साल इन्होंने खाली पॉलिटिक्स किया।
दूसरा कोई भी बात, जनता के बारे में किसी ने भी बात नहीं की, किसी भी पॉलिटिशियन ने कहा, कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर बाद में कुछ योजनाएं लाओ, एमपी जैसी लाड़की बहन हो, ये लाड़की बहन योजना तो देखो कोई सी भी पार्टी आएगी, आगे कितना चला पाएगी मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई उसके साथ तेल और दाल के भी तो रेट देखो आप, वो भी तो महंगे हो गए। किसका दिवाली का बजट नहीं हिला आज के डेट में? अभी परसों 2-4 दिन पहले दिवाली हो गया। आम आदमी से पूछो कि लास्ट टाइम की दिवाली और ये टाइम की दिवाली में बजट का कितना फर्क था। जो देखो 15,000 में काम करने वाला बंदा पिछले साल में 15,000 था, आज भी 15,000 में है। 50,000 में काम करने वाला बंदा आज भी 50,000 पे है। उसने कुछ तो बजट रखा रहेगा ना दिवाली के लिए, वो तो हिल चुका है बजट। वो भी तो आप सोचो, वो आप जनता से राय लो कि एक्चुअल में उनको क्या तकलीफ हुआ है। लेकिन आप जो है अचानक से एक ऐसे नेता थे जो सचिन सोनटके को हमने जाना है कि बीजेपी में रहकर उन्होंने खुले तौर पर मंच से कहा था कि सोलापुर की एक सीट ऐसी है जहां पर जो है अल्पसंख्यक समाज के एक व्यक्ति को यहां से चुनकर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि यहाँ पर विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, सारे समाज को लेकर चलने की बात आप करते हैं, तो आपने बीजेपी की मंच से ये बात कही थी जी। क्या उस बात को बीजेपी ने एक्सेप्ट किया था या उसको ना एक्सेप्ट करते हुए आपने बीजेपी छोड़ी? जी, मैं उसका बराबर से आपको जिक्र करता हूँ। हुआ था कि मराठवाड़ा के बहुत बड़ा नेता हैं, एक्चुअली देश के नेता हैं पाशा पटेल साहब, और वो मैं उनका अच्छा खासा अच्छी खासी नज़दीकी है मेरे उनके साथ। उन्होंने जो देखो हम लोग जो है ना, हम लोग किसान फैमिली से आते हैं। हमारा किसान फैमिली में जो नेता रहता है उसी से हमारा जुड़ता है। पाशा पटेल किसानों के नेता हैं, हमने उनके अंदर कभी जात नहीं देखा है। हुआ क्या था, जब 2014 के बाद अपने इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि धर्म आ गया बीच में, धर्म का राजनीति हो गया। इससे पहले जात का राजनीति होता था, अब धर्म के अंदर काफ़ी सारी जातियाँ धर्म के अंदर आ गई। तो ये बात से हम लोग थोड़े से अच्छा खासा हम लोग नाराज़ थे। पाशा पटेल की सभा में 2017 में मुझे पता है मेरे ही इलेक्शन कैंपेनिंग में पाशा पटेल साहब ने यहाँ पे नई ज़िंदगी में एक सभा रखा था। तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं चाहता हूँ कि बीजेपी में मुस्लिम का एमएलए हो शोलापुर से, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। देखो बंदा क्या है, आप रास्ते बोलो या फिर जो भी विकास करना है वो विकास आपका चलते रहता है। एमएलए होने के बाद वो रुकने वाला है नहीं, कोई भी एमएलए होने दो, वो तो काम चलते रहने वाला है। मतलब बात क्या है कि जो बंदा चुन के आता है वो अपने समाज के लिए क्या करता है, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यहाँ जहाँ तक समझता हूँ मुस्लिमों को यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का न्याय यहाँ पे नहीं मिला है। आज का भी चुनाव ले लो आप, आज ये चुनाव में भी 2024 के विधानसभा चुनाव में कहाँ पे मुस्लिमों को राय तक नहीं ली उनकी। अच्छा खासा उनको मध्य था, वो तक वहाँ से उनके हाथ से चला गया। मैं तो बोलता था कि बाबा मिस्त्री जैसे इतने बड़े आदमी हो गए, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले बाबा मिस्त्री आज मुस्लिम समाज में। अब क्या होता है, वो खड़े रह गए इसमें से अपना प्रहार का बच्चों कड़ू के उनके पक्ष से। अब वो उनका कद तो नीचे कर दिया जाएगा। अब ये खेल किसने खेला पता है? मुस्लिम समाज 58,000 तक पहुंच चुका है, आगे जाके और आगे बढ़ेगा, इनको नीचे लाओ। जानबूझकर बाबा मिस्त्री को वो बैट थमा दी उनके हाथ से। अब उनको पता नहीं है कि मेरे हाथ से बैट थमा गया या मेरे पीछे से बैट पड़ रही है, उनको बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन समाज में उनका कद नीचा करने का जानबूझकर राजकारण किया गया। मुस्लिम समाज 58,000 तक पहुंच चुका था साहब, उनको जानबूझकर नीचे लाया जा रहा है। यानी कि शहर मध्य की जो सीट है उस सीट को जानबूझकर महाविकास आघाड़ी जो है किसी और की झोली में डाल रही है, ये सीधा सीधा आरोप है आपका? सीधा सीधा आरोप है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप जो है बाबा मिस्त्री की बात करें, तो यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 के यहाँ पर उन्होंने सुभाष देशमुख को सीधे तौर पर टक्कर देते हुए 58,000 के आसपास उन्होंने वोट लिए थे। लेकिन इस बार उन्होंने जो है पार्टी को छोड़कर प्रहार जनशक्ति पार्टी में चले गए। कहीं ना कहीं इस बार चुनावी मैदान में उनको क्या लगता है कि आप वो वोटों के समीकरण को झेल पाएंगे या फिर उतनी दूरी पार कर पाएंगे जितनी 2019 में पार कर पाए थे? देखो बाबा मिस्त्री को आज कौन नहीं जानता, ठीक है, हम लोग भी उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हम चाहते थे कि बाबा मिस्त्री अगर रुक जाते तो उनका कद वही रहता था। अब क्या होगा, अब इलेक्शन का माहौल ऐसा है, अभी चर्चा होती है कौन कहाँ तक जाता है, एक अंदाज़ा है अपने पास। कल को अगर बाबा मिस्त्री, मैं तो बोलता हूँ 1000 वोट से भी कम, 57,000 भी वोट गिर गए उनको, तब भी कद नीचा हुआ ना। 57,000 तो वोट आएंगे नहीं, फिर भी कद नीचा हुआ। तो ये जो गंदा पॉलिटिक्स खेला जा रहा है मुस्लिम समाज के बारे में, ये तो बहुत गलत बात है। उनको नीचा, ये लोग मुस्लिम समाज ऊपर गया था लेकिन उनको लाया गया है नीचे कि भाई तुमको यहाँ तक रहना है, अभी तुमने बहुत बड़ा जंप मार लिया और हमको खतरे में डाल दिया।
कहीं ना कहीं सचिन सोनटके ऐसा लग रहा है कि मुझे ओबीसी समाज की बहुत उनको फिक्र होती है, ओबीसी समाज के लिए वो आगे आते हैं। हमने देखा है कि लक्ष्मण हाके जो है ओबीसी के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता बताए जाते हैं जो ओबीसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी जो है लक्ष्मण हाके के बहुत सारे बड़े समर्थक भी हैं। आप जो है हर बार आपका ये कहना होता है कि ओबीसी समाज के लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मराठा समुदाय जो है सीधे तौर पर मांग कर रहा है कि ओबीसी में उनका समावेश होना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि मराठा को जो है आरक्षण तो नहीं मिल सकता, संवैधानिक प्रोसेस उसका काफ़ी लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के महाविकास आघाड़ी के नेता हो या महायुति के नेता हो, ये कहीं ना कहीं मराठा समाज को जो है बहका रहे हैं या कुछ ऐसे मन में उनकी मंशा चल रही है शायद। मेरा महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दोनों से मेरा एक नेताओं से एक ही कहना है यहाँ के, अगर मराठा समाज के बारे में अगर कोई किसी मुद्दा निकलता है ये ओबीसी केस में, तो खुला आप समर्थन कीजिए ना। आप पीछे से क्यों उनको मराठा समाज को आगे करते हैं, क्यों उनके नेताओं को आगे करते हैं? आप ना खुला बोल दीजिए कि हमारा मराठा समाज को ओबीसी के अंदर लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी भी नहीं बोल पाती है और महायुति भी नहीं बोल पाती है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, 70% दक्षिण सोलापुर में ओबीसी है, ओबीसी और बहुजन है, 70% है। 70% होने के बावजूद भी हम लोग कभी हमने ओपन कैटेगरी में कॉरपोरेशन का इलेक्शन रहे या फिर जिला परिषद का इलेक्शन रहे या फिर पंचायत समिति का इलेक्शन रहे या फिर सरपंच का इलेक्शन रहे या फिर विधानसभा रहे, हमने कभी कोई मांग नहीं की कि हम लोग जब ओपन कैटेगरी का इलेक्शन आता है तब हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, हमें कोई पक्ष टिकट भी नहीं देता है। जब भी हमें ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन आएगा तभी हमारा विचार किया जाएगा। लेकिन इस बार ओबीसी समाज ने तय किया है कि हमारी तादाद ज़्यादा है, हम लोग ओबीसी को ही वोट देंगे और ओबीसी का ही बंदा आगे जाके हमें समाज के लिए काम करना है। रास्ते बनते रहेंगे, वो मंदिरों का एमआईडीसी बनेगा रहेगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो बनने वाली चीज़ है, विकास के अंदर वो बनेगी बनेगी। उसके लिए अगर बजट सैंक्शन होता है तो पानी आएगा, रास्ता बनेगा, लाइट आएगी जाएगी, वो सब होते रहेगा। बंदा जो विधानसभा में चुन के आता है उसका काम है कि वो समाज की उन्नति के लिए क्या काम करता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मात्र 0.3% मराठा समाज है दक्षिण विधानसभा में। होता क्या है, अभी के जो विद्यमान आमदार हैं उन्होंने मराठा समाज के लिए उन्होंने हर 3 महीने में उन्होंने मेला भी लिया, जैसा लोन का मेड़ावा रहे या फिर नौकरी का मेड़ावा रहे। लेकिन मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी 10 साल में ओबीसी के लिए ऐसा कुछ मेड़ावा लिया है क्या? कभी उनको आपने लोन का मेड़ावा दिया है, कभी नौकरी का मेड़ावा दिया है, कभी बड़े ओबीसी नेता को आपके मतदार संघ में लाके कभी ओबीसी लोगों के लिए कुछ चर्चा वगैरह किया है क्या आपने? कभी उनके 70% ओबीसी है, 87,000 वो वोट भी लेते हैं। हाँ 87, हाँ सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। उनमें से कितने वोट आपको ओबीसी समाज ने दिए आप देख लीजिए, और आपने उनको क्या दिया वो भी देख लीजिए। रास्ते बनते रहते हैं, रास्ते का आप मत बोलिए, वो कोई जेब से आमदार करता नहीं है रास्ता। ड्रेनेज रास्ता, लाइट छोड़, वो तो गवर्नमेंट देती है। आप पेट्रोल भरते हैं ना, उसके टैक्स में से भी रास्ता बनता है सर। नगर सेवक कर सकता है, नगर कोई भी कर सकता है, वो तो करना पड़ता है, उसके लिए बजट सैंक्शन है। समाज के लिए आपका क्या योगदान है? जो समाज ने आपको चुन के लाया यहाँ पे, आपका भी बराबर है। मैं मानता हूँ कि विद्यमान आमदार का उनके समाज के प्रति प्रेम बहुत ज़्यादा है, उन्होंने खाली उनके समाज के लिए काम किया। मैं भी तो खाली मेरे ओबीसी और बहुजन के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे भी तो मौका दीजिए। मैं मेरे ओबीसी बहुजन को आपके यहाँ से यही एक याचना करता हूँ कि भाई आप ओबीसी और बहुजन समाज के नेता के बारे में सोचिए। आपके बारे में दूसरा कोई सोचने वाला है ना? अभी 10 साल से आपके बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं है। एक बार तो आप अपने लिए सोचिए और अपना नेता चुनिए। अब आते हैं चुनावी मैदान में, 25 उम्मीदवार आपके सामने हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन अपना चल रहा है, क्योंकि जो है अपने जो है राज्य लेवल पर एक चर्चा तो बहुत अच्छी की। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 25 चुनावी मैदान में जो लोग उतरे हैं, इनमें से बाबा मिस्त्री हो, फिर अमर पाटिल हो, धर्मराज काड़ादी साहब हो या फिर सुभाष देशमुख हो, अगर हम इन लोगों को देखेंगे तो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर 67 के आसपास विलेजेस हैं। इन विलेजेस की क्या हालत है? तो सचिन सोनटके के माइंड में क्या चल रहा है कि आने वाले समय में अगर वो एमएलए चुनकर आते हैं तो उन 67 गांव के लिए क्या सोचा, प्लान बना के रखा है? और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी कार्ड का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। महापालिका कहती है कि ये हदवाड़ एरिया को जो है समावेश करना है सिटी में, तो आज भी जो है वहाँ पर एक
500 के बॉन्ड पर जो है प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर भी दावा कर सकता है। तो ये भी एक इशू है हदवाड़ एरिया में। तो सचिन सोनटके के माइंड में क्या ब्लूप्रिंट है आने वाले समय में, जो है बेसिक मुद्दा, ये सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा है, तो इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? सचिन सोनटके के माइंड में पिछले 10 साल से, लगभग 2012 से मेरे माइंड में यही चल रहा है कि हदवाड़ भाग जो है 1200 करोड़ का महानगर पालिका है, इसमें से आप कहाँ कहाँ उसका बजट दोगे? 70% तो आपको पगार देने में ही चला जाता है, क्या रहेगा आपके हाथ में? इससे बेटर है हदवाड़ भाग जो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स है वहाँ पे, उनके लिए अलग सा प्राधिकरण कीजिए। आप बाकी सभी चीज़ें लागू हो जाएगी ना उसके साथ। ये प्रॉपर्टी कार्ड वाला ये भी तो झंझट नहीं रहेगा। सीधी बात है बॉस, उसको अगर नहीं जमता है तो इसको अलग सा दर्जा दीजिए, अपना। हाँ, नहीं, प्राधिकरण बना दीजिए। हाँ। वो अपना अपना खर्चा निकालेगा, अपना अपना काम करेंगे वो। आप क्यों थोपते हो उनके ऊपर? क्या जरूरत है 26, 27, 28 हजार वोटर्स में से एक नगर से 4 नगर से चुनने की? कुछ भी जरूरत नहीं है। गांव के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? गांव के 7 गांव है, सबसे बड़ा। देखिए क्या है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी शुगर फैक्ट्री है, साकर कारखाना। होता क्या है, उन्होंने उनके ड्रेनेज के लिए कोई भी सुविधा नहीं की है। वो सुविधा इन द सेंस उनको करना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, एक शुगर फैक्ट्री के इफेक्ट में 10 गांव आते हैं। अगर आप वहाँ पे बोर मारने जाओ तो वहाँ पे पानी भी आपको काला नज़र आएगा, पीने का पानी तक वहाँ पे बोर से नहीं लिया जाएगा, इतनी बेकार हालत है गाँव की। तो इनका ऑलरेडी इनका जो रोष है वो शुगर फैक्ट्री के ओनर्स की तरफ है, और अपने यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं बड़े हैं, सब शुगर फैक्ट्री वाले हैं। इन्होंने कभी सोचा इनके बारे में कि आगे इनका क्या होगा? इनके घर में कभी देखिए, लेकिन ध्यान में रखिए, शुगर फैक्ट्री के ओनर किसी के घर में कब मयत होती है कि कोई बीमार पड़ता है तो ये लोग जाते हैं क्या? अरे बीमारी की वजह तुम लोग हो। वो 10 गाँव में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तुम्हारे शुगर फैक्ट्री का वेस्टेज जो है उसके वजह से बीमार पड़ रहे हैं, और आप उनको पैसे की जोर पे, वो उनका क्ले कहना है कि हम लोग पैसे के दम पे इनसे चुनाव जीतेंगे, हम लोग पैसा पे क्या। अरे बीमार पड़ रहे हैं लोग, मर रहे हैं वहाँ पे, उनके बारे में सोचिए ना जरा। आपको चुनाव की पड़ी है, आपकी एक चिमनी पड़ती है तो आप धड़ाधड़ खड़ा रहते हैं, लोगों के चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं यहाँ पे। आज जो चुनावी मैदान में जो है धर्मराज काड़ादी अपक्ष लड़कर जो है जनता के मसले को हल करने की कोशिश है, कहीं ना कहीं वो अपनी सहानुभूति का फायदा उठाकर इस राजनीति मैदान में नहीं उतरे। जनता का मसला अगर धर्मराज काड़ादी साहब समझते हैं तो जनता में आना चाहिए था ना। उन्हें कौन से गांव में कौन से रास्ता जाता है आज तक उनको शायद पता भी नहीं होगा। कहाँ पे कौन सा गांव है पता है उनको, तो कौन से गांव में से कितना गन्ना आता है उतना वहाँ तक पता है। इससे बेटर है कि काड़ादी साहब ने खुद का वेस्टेज कहाँ पे जाता है शुगर फैक्ट्री का, और वहाँ से हमने क्या कौन से गाँव हमने इसके अंदर डैमेज हो चुके हैं, कितने लोग बीमार पड़ चुके हैं, इसका सर्वे कीजिए। ये सर्वे करने के बाद ना आप इलेक्शन के लिए खड़े भी नहीं रहते थे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। सुभाष देशमुख कहीं ना कहीं जो है विद्यमान आमदार रह चुके हैं, 2 बार वो इस क्षेत्र से चुने जा चुके हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है लोगों के प्रति उनकी कुछ सहानुभूति होगी या फिर उनके कुछ काम होंगे जिनके बलबूते पर वो आ रहे हैं, नहीं या फिर केंद्र की सत्ता के जो उनके स्टार प्रचारक माने जाते हैं, मोदी हो, आदित्य योगीनाथ हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, कहीं इनके चेहरे से लेकर जो है उनको वोट नहीं मिल रहे। बात क्या है, देखिए अगर अच्छा खासा आपको सैलरी मिलता है, देखिए विधानसभा एक विधायक को अच्छा खासा सैलरी मिलता है, कितने दिन के लिए? 24 दिन के लिए। संडे छोड़ दीजिए, संडे उसको भी फैमिली है, संडे छोड़ दीजिए, 24 दिन के लिए उनको सैलरी मिलता है लोगों की सेवा करने के लिए, बाकायदा उनके पे के साथ, डीजल के साथ, रेलवे टिकट के साथ, सब कुछ हर एक चीज़ उनको मिलता है। कितने दिन अवेलेबल है जनता के लिए? 10 साल में 24 दिन नहीं है, 10 साल में 24 दिन, तो 10 साल में 24 दिन नीलम नगर में ये विद्यमान आमदार गए नहीं है। 10 साल की बात कर रहा हूँ मैं साहब आपसे, 10 साल में 24 दिन नहीं गए। फिर भी क्या उम्मीद रखते हैं आप उनसे? पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया, तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा, पैसा है, पैसा फेंकते हैं, पब्लिक को खींचते हैं पैसे की तरफ से, सोचते हैं कि भाई हम इनको खरीद लेंगे, कीड़े मकोड़े की तरह है, रह लेंगे। नीलम नगर के लोग हैं जो रह लेंगे, कीचड़ में रह लेंगे, ड्रेनेज की लाइन वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे पानी का टंकी का वहाँ पे बड़ा इशू चल रहा है। वहाँ पे कोई बंदा अगर गुजर भी जाता है तो वहाँ पे स्मशान भूमि तक नहीं है। कितनी सारी महिलाएं जो डिलीवरी के टाइम वहाँ पे वो तक फैसिलिटी नहीं दी हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सचिन सोनटके के दिमाग में यही चल रहा है कि ओबीसी का वोट तो ले रहे हैं लेकिन ओबीसी के लिए कुछ न्याय नहीं किया, आम जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, तो इसीलिए आप चुनावी मैदान में अपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए ओबीसी और बहुजन समाज, देखो आजकल जो है ये समाज के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। होता क्या है कि ये समाज में
नौकरियां तक जानबूझकर नहीं दी जा रही हैं। इतने बड़े ये लोग कॉर्पोरेट सेक्शन में हैं, इनके पास कितने ओबीसी और बहुजन लोग हैं? कभी सोचा आपने? नौकरी लेते आप अपने बैंक्स में, अपने शुगर फैक्ट्री में आप नौकरी देते टाइम सोचते हो कौन से जात का है, ठीक है? और जब आपको चुनाव की बारी आती है तब बिल्कुल आप इनको जात नहीं देखते, आप फटाफट से एग्री हो जाते हो, अरे वाह ऐसा थोड़ी चलेगा, आप दो ना उनको, आप दो उनको, क्यों खुद के रिलेटिव घुसा देते हो? अनपढ़ रिलेटिव है उनके पास जो उनके साथ अच्छा खासा पगार लेके काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ा हुआ ओबीसी और बहुजन नहीं दिखता इनको। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ओबीसी के बाद अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी समाज के अंदर अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 80,000 के आसपास जो उनकी वोटिंग की संख्या बताई जाती है। तो बाबा मिस्त्री एक ऐसा चेहरा है जो बैट चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरे। क्या लगता है कि इस बार जो है बाबा मिस्त्री सुभाष देशमुख को टक्कर दे पाएंगे या फिर अमर पाटिल टक्कर दे पाएंगे, या फिर आप सचिन सोनटके जिनके एक विचार ही सबसे जनता के लिए है और जनता के सामने खुलकर वो बोल रहे हैं, जनता के सामने बता रहे हैं कि जनता को ये चाहिए, इतने % इतने लोग हैं यहाँ पर रहने के बावजूद भी हमें हिस्सेदारी नहीं दी जाती। तो क्या लगता है कि इस पूरे समीकरण में सचिन सोनटके की क्या राय? देखो, आपने बाबा मिस्त्री का जो मुद्दा छेड़ा है, सही बात है, बंदा अच्छा है, नाम अच्छा है, लेकिन गलत पक्ष में है, होता क्या है, इतने साल आपने कांग्रेस में गुजारे, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं जो आपको कांग्रेस ने दिया। चुनाव तो अपने दम पे लड़के आना चाहिए, मेरा ये कहना है। मैं बाबा मिस्त्री के बारे में मुझे बुरा ये लगता है कि उन्होंने इस टाइम चुनाव के लिए रुकना चाहिए था। अभी उनका कद छोटा हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है कि 58,000 जो उनका स्कोर था वो मतलब चेस कर पाएंगे। अमर पाटिल नया कोरा पार्टी है, राजकारण कराना है, उनका पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा था, बहुत सारे सेना से उनका पूरा परिवार जुड़ा है, यहाँ पर विद्यमान आमदार रह चुके उनके परिवार के लोग, फिर कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ मजबूत होगी। जातीय समीकरण की अगर बात करेंगे तो वो उनकी भी जाति यहाँ पर बताई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी मैदान में सुभाष देशमुख को टक्कर देगा। मेरा यही तो तकलीफ है, हर कोई जाति का समीकरण डाल रहा है। काम क्या बंदा करता है, कैसा बोलता है, बोल भी पाता है या नहीं पाता है, अपनी भावना व्यक्त कर पाता है नहीं पाता है, खुद का अगर निवेदन देता खुद से हाथ से निवेदन लेता है, या फिर किसी को रख लिया 10 साल के ऊपर कि भाई ये मुझे कहना है और निवेदन डाल दे तू। अरे खुद कुछ तो करो, आपके पास आपके खुद के विचार चाहिए, पक्ष होने से कुछ नहीं होता है सर। जनता ने अगर ठान लिया ना तो जनता ऐसे उम्मीदवार को चुन के देगी जो उनके दिल की बात रख सके आगे जाके। हमने देखा है कि यहाँ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के एक उम्मीदवार हैं जिनका भी एक अच्छा खासा नेटवर्क समाज सेवा के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, संतोष पवार हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी से अगर हम बात करेंगे तो महादेव कोगनर भी जो है वो भी एक समाज सेवा के नाम पर जाने जाते हैं। तो ये दोनों नेता भी सामने हैं, वो भी ये आरोप करते हैं कि सुभाष देशमुख ने ऐसा किया, सुभाष देशमुख ने ये किया, उन्होंने क्या किया। तो सचिन सोनटके ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा क्या किया जिसके बलबूते पर जनता उन्हें वोट दे? देखो, करने का मौका तो दीजिए। 2012 में मैं शिवसेना से खड़ा था, ओबीसी पुरुष का वहाँ पे रिजर्वेशन था, और मेरे अगेंस्ट जो थे वो नागेश टाकमोगे थे। उन्होंने कुनबी का सर्टिफिकेट लिया था उस टाइम में, हालांकि उसके ऊपर काफ़ी सारा वाद विवाद हो गया, फिर कोर्ट में भी वो केस चला गया, अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ओबीसी समाज में से 18 जन वहाँ पे थे, 18 लोग थे वहाँ पे, ओबीसी उम्मीदवार थे, और उन्होंने तय किया था कि भाई अपने में से किसी को भी होने दो, हम लोग उसके पीछे चलेंगे। लेकिन होता क्या है, ओबीसी घटक जो है आज तक थोड़ा सा इकोनॉमिकल वीक है, उसको कहाँ ना कहाँ तो स्ट्रांग बनना चाहिए। ये आने वाले इलेक्शन के बाद हम लोग किस तरह से ओबीसी घटक और बहुजन घटक को नौकरियां मिल सके इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, आपने पूछा बीआरएस पार्टी के बारे में बीच में, मैंने हरीश राव सर से एक कमिटमेंट लिया है, 650 लोगों का बीपीओ सेंटर हम लोग जल्दी शोलापुर में लाएंगे। मैं बोलूँगा नहीं कि कॉल सेंटर आएगा और ये आएगा, कॉल सेंटर के लिए काफ़ी सारे कंडीशंस रहते हैं, वो अपने शोलापुर में अभी नहीं है, आने वाले कुछ सालों में उसके लिए कुछ साल लगेंगे, लेकिन बीपीओ सेंटर पक्का आ सकता है। उनका एक कहना था, वो लोग हमें नौकरी, मतलब मैंने जब नई ज़िंदगी में ही मैंने जब युवकों के लिए मेड़ावा रखने का उनके सामने एक रोज़गार मेड़ावा था मेरे पास सामने, क्योंकि हैदराबाद में अच्छा खासा नई ज़िंदगी का एक टच है, यहाँ पे रोटी बेटी का व्यवहार अच्छा खासा चलता है मुस्लिम समाज में हैदराबाद के साथ। होता क्या है कि हमने उनके सामने प्रस्ताव लगा कि भाई यहाँ के लड़कों को हमें वहाँ पे नौकरी देनी है,
तो केसीआर साहब का कहना ये था कि आप जो है ना वहाँ पे लोगों को नौकरी देने का कोशिश कीजिए ताकि एक माँ से अपना बेटा दूर ना हो, समझे आप। तो ये विजन रहना चाहिए। सोलापुर में क्या है, पिछले 15-20 साल से सोलापुर का आबादी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई पैदा हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे नौकरी देने की सुविधा क्यों नहीं की गई। आपके एक शुगर फैक्ट्री का 2 शुगर फैक्ट्री हो रहा है, आपके 7 बैंक शाखे का 21 शाखा हो रहा है। आप पहले 10 लोगों के ऊपर बोगस लोन यूज करते थे अपने ऊपर, आज आप 350 लोगों का बोगस लोन यूज कर रहे हैं। आपके अंदर हो रहा है सब कुछ। आपका एक घोटाला था, अभी आप 10 घोटाले कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ विद्यमान आमदार के बारे में। चलो हाँ, जनता को ये समझना चाहिए कि भाई विकास एक्चुअल हो कहाँ रहा है, आपका बंगला कहाँ पे है। आपके घर में 2014 में 14 के इलेक्शन में आपके घर में मात्र 2 गाड़ियां थी, अभी 4 से 6 करोड़ की गाड़ियां कहाँ से आ गई। नीलम नगर का भी आप सोचेंगे ना, कम से कम वो एरिया का, तब भी उसको 4 से 6 करोड़ नहीं लगेंगे रास्ता करने के लिए। फिर आपका डेवलपमेंट ही क्यों हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा। जनता का क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा क्या खाते हो आप जो आपका ही डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर क्या खाते हो जो हमें बता नहीं रहे हो। कहाँ से खाते हो शायद बताए नहीं बताएंगे वो हमें। आखिरी संदेश जनता को क्या देना चाहेंगे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कि सचिन सोनटके को इस बार जो है अलमारी चुनाव चिन्ह पर वोट बटन दबाकर जो है किस प्रकार से उन्हें जिताए, और क्या जनता से अपील रहेगी। मेरी जनता से यही अपील रहेगी, जो आपके बारे में सोचता है आप उसके बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। होता क्या है कि आप सोचते हो, आजू बाजू देखते हो, कोई तो आके बोलता है कि नहीं हमें नेशनल पार्टी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सबको फंड बराबर से मिलते हैं। आप खाली एक बार अपने घर का अपना जो 24/7 आपके साथ है बंदा, उसी के साथ आप देख लो। जो खुल के बोलता है कि भाई मैं 7 दिन में एक बार मिलूंगा आपको, और वो भी 1 घंटे के लिए, आप उसको 10 साल चुन के लाते हो। जो बोलता है बंदा कि 7 दिन में मैं आपको 1 घंटा मिलूंगा, और उसको आप 10 साल चुन के लाते हो। और वो बंदा जो है वो 24 दिन का पगार लेता है, मतलब महीने का आराम से मानधन मिलता है। और टाइम कितना है, 7 दिन में 1 घंटा, मतलब महीने में 4 घंटा। महीने में 4 घंटा जो जनता के लिए आदमी रहता है, उसको आप 5 साल के लिए चुन के लाओगे क्या। सीधी सी बात है जनता के लिए कि आप जनता के लिए जो 2400 घंटा जो भी आदमी आपको सही लगता है, ये सब दिग्गज छोड़ दो, ये सब प्रस्तावित छोड़ दो। जिनके पास शुगर फैक्ट्री उनको तो पहले छोड़ दो आप। जिसके पास जनता के लिए टाइम है उसके बारे में आप सोचिए। मैं नहीं बोलूँगा मेरे बारे में सोचिए, लेकिन जिसके पास आपके पास टाइम, सोचिए कि वो बंदा क्या बोल रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसको समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए। वो आपके बारे में आगे जाके काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर उसको आपको वेटिंग पे रखेगा, ये भी आप देखिए, फिर आप विचार कीजिए। फिर भी मैं जनता से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बारे में ज़रूर सोचिए। मेरा कपाट चिन्ह है, 10 नंबर पे मेरा कपाट चिन्ह है। आप मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास जगाएंगे तो मैं आपका विश्वास कभी भी खाली नहीं जाने दूंगा। तो ये थे हमारे साथ दक्षिण के अपक्ष उम्मीदवार सचिन सोनटके, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मांझी आमदारों का ही विकास हुआ है, जनता का नहीं। तो इस मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी राय रखी है कि आने वाले समय में इस विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास पुरुष को ही चुनाव के अंदर जो है वोटिंग करे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।